दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 1 पढ़ेंगे और उसके बाद एक पार्ट और पढ़ेंगे ताकि पूरा केमिकल काइनेटिक्स कवर हो जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं केमिकल काइनेटिक पार्ट 1। तो देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में आप देखिए टी बराबर यहाँ पे 0 है तो कंसंट्रेशन ए है, और यहाँ पर जो बी का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का वो इनिशियल टाइम में 0 है, टी बराबर 0 पर। कुछ समय के बाद ए माइनस एक्स हो जाता है और ये एक्स हो जाता है। मतलब आप देख रहे हैं कि समय के साथ जो भी कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है उसी के रेट ऑफ रिएक्शन करते हैं। इसे माइनस डी सी अपॉन डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ खींचे तो ये हमें ये प्राप्त होता है, ये ऐसे। तो T2 यहाँ टाइम पे ये लिखते हैं, यहाँ कंसंट्रेशन, तो इसको हम DC अपॉन DT से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर अगर हम एक ग्राफ खींचे तो ये आपका प्रोडक्ट का होता है, ये कंसंट्रेशन का होता है। तो यहाँ देखिए आपकी प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन हो रहा है वो बढ़ रहा है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट रहा है, तो यहाँ पर वो दिख भी रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का ये डिफिनीशन हुआ। अब चूंकि आपने पीछे देखा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटता है, प्रोडक्ट का बढ़ता है, तो अगर हम यहाँ पे एक रिएक्शन लेके इसको रिप्रेजेंट करें तो इसका हम ऐसे लिखेंगे -1/a। ये ए जो है कोफिशिएंट है, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू -1/b, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है इसलिए -1/b डी बी अपॉन डी टी। अब जो C और D है उसको हम लोग प्लस में लिखेंगे 1/c, C जो कोफिशिएंट डी सी अपॉन डी टी, और C क्या है यहाँ कंसंट्रेशन, जो नीचे वाला है वो कोफिशिएंट, और प्लस 1/d डी डी अपॉन डी टी। तो प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आपने अभी देखा कि टाइम के साथ बढ़ता है और इसका टाइम के साथ घटता है, तो घटने को माइनस में लिखा जाता है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे लिखा जाता है। अब जैसे को मान लीजिए कोई रिएक्शन है फॉर एनी जनरल रिएक्शन एट फिक्स टेम्परेचर, तो इसका जो रेट लिखा जाता है वो रेट हमेशा लिखा जाता है रेट इज इक्वल टू के, जो ए का कंसंट्रेशन ए है और ए का पावर ये एम मान लिया गया और बी का पावर एन मान लिया गया। तो के क्या है, के जो होता है वो रेट कांस्टेंट होता है विच इज स्पेसिफिक फॉर गिवन टेम्परेचर, जो कि हर एक टेम्परेचर के लिए मतलब स्पेसिफिक होता है एक गिवन टेम्परेचर पर। द एक्सपोनेंट आर यम एंड एन आर रिएक्शन आर्डर, मतलब यम और एन को अगर आप जोड़ोगे तो यही आर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो आर्डर ऑफ रिएक्शन चूँकि एक्सपेरिमेंटल होता है तो ये मतलब इसको कैलकुलेट किया जाता है एक्सपेरिमेंटली, ये एक्सपेरिमेंटल आर्डर से निकाला जाता है। अब कौन कौन से फैक्टर जो है रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो पहला कंसंट्रेशन, तो जब कंसंट्रेशन अफेक्ट करता है तो उसको उस टर्म में आर्डर ऑफ रिएक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर, यहाँ पे कोलिजन थ्योरी भी पढ़ेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन भी पढ़ेंगे। कैटालिस्ट का प्रेजेंस पे क्या है रेट ऑफ रिएक्शन पर प्रभाव पड़ता है, सरफेस एरिया है, प्रेशर और कुछ अदर फैक्टर। तो पहला जो फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के साथ बढ़ता है, क्योंकि मालिक्यूल के बीच में कोलिजन होने से जब मालिक्यूल के बीच में अधिक से अधिक कोलिजन बढ़ेगा तो उनके बीच में रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। तो रेट को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, ये पावर एम होगा और ये एन हो गया। तो ये जो एम और एन होता है उसी को आर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो आर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया गया है, इट इज सम ऑफ पावर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो एम जो एन जो दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, चूँकि इसको हमेशा एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। अब हम लोग यहाँ पर जो आर्डर ऑफ रिएक्शन है उसको यहाँ शुरू करेंगे। तो पहले हम देखेंगे जीरो आर्डर रिएक्शन। तो मान लीजिए कोई रिएक्टेंट ए है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम -dc अपॉन dt इक्वल टू के सी का पावर एन बराबर 0 हो जाएगा। तो ये -dc अपॉन dt बराबर के हो जाएगा, तो dt को इधर ले आऊँगा तो देखिए ये के dt हो जाएगा। अब जो हमारा t बराबर 0 पर कंसंट्रेशन था, t बराबर t पर ये ct हो जा रहा है, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर दें c0 से ct और इसको 0 से t।
तो आप देखिए जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ सी आ जाएगा, ये C0 से CT माइनस आगे रहेगा बराबर KT, और KT बराबर हो जाएगा माइनस CT माइनस C0, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल हो जाता है। तो KT बराबर हो जाएगा C0 माइनस CT, क्योंकि माइनस का गुणा होगा तो ये जो माइनस C0 वाला है ये वाला, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, ये माइनस। अगर यहाँ हाफ लाइफ वह होता है जिसमें कोई किसी टाइम पर, मसला ऐसा टाइम जिस पे कोई फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है, CT बराबर C0/0 और T बराबर T1/2 रखेंगे। तो KT1/2 रखेंगे इस इक्वेशन में, और C0 माइनस CT के जगह C0/2 रखेंगे, तो इसको कैलकुलेशन करके आएगा C0/2 T1/2। तो हाफ लाइफ के लिए इक्वेशन क्या आता है, K बराबर C0 माइनस CT/T, और जो हाफ लाइफ की वैल्यू आई है T1/2 वो आया है 1/2 T1/2। सॉरी, जो हाफ लाइफ आया है, हाँ ये जो हाफ लाइफ आया है ये K बराबर आया है C0/2 T1/2। तो यहाँ से आप पूरा ये इंटीग्रेशन मेथड है। अगला जो है वो फर्स्ट आर्डर रिएक्शन है, तो ये माइनस dC/dt इक्वल टू KC का पावर n बराबर है 1 होगा। तो जब देखिए C का पावर 1 होगा तो ये KC रहेगा, तो माइनस dC/ ये जो आपका ये dC/dt ऐसे लिखेंगे KC, तो ये इसको क्या करें D को D मतलब ये जो T है, ये जो माइनस dC/dt इक्वल टू KDT लिखा है, सॉरी माइनस dC/dt इक्वल टू KC, तो dt को इधर ले जाएंगे, C को इधर ले आएंगे, तो आप देखिए वही किया गया है, C को यहाँ पर लाए हैं और dt को इधर ले गए हैं। अब हम इसका इंटीग्रेशन फिर से करेंगे C0 से CT तक, जो हमने इनिशियल और पीछे लिया था। तो जब DC 1/x और dx बराबर होता है log बेस EX, तो देखिए वही हम यहाँ यूज कर रहे हैं, माइनस log बेस EC हो जाएगा C0 से CT, और यहाँ पे हम जब इसका लेंगे तो ये T हो जाएगा, तो ये देखिए 0 से T। अब यहाँ जो C है उसके फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस ये है log ECT माइनस log E C0 बराबर KT। अब इसको log बेस E को हटाएंगे तो माइनस 2.303 रखेंगे, माइनस तो पहले से था, तो log CT माइनस C0 हो जाएगा। अब माइनस को अगर हटाते हैं तो ये 2.303 log C0 माइनस CT हो जाएगा बराबर KT, और KT बराबर हो जाएगा 2.303, ये log C0 माइनस CT को log C0/CT लिख सकते हैं, तो K बराबर हो जाएगा 2.303/T log C0/C। अब ये log बेस 10 है, यहाँ पे आप निकाल सकते हो। तो ये फर्स्ट आर्डर का इक्वेशन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसका हाफ लाइफ निकालेंगे, तो हाफ लाइफ में क्या करेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन जो इनिशियल का आधा हो जाता है वर्ड टाइम, तो इसको T1/2 करेंगे और CT बराबर C0/2 करेंगे। तो जब हम इस वाले इक्वेशन में, ये जो पीछे इक्वेशन हमें मिला है ये, इसमें जब हम रखेंगे इन सब का मान, तो आप देखिए इसमें 2.303 log C0/CT का मान हमने C0/2 रख दिया, तो 2 पर आ जाएगा। तो log 2 का मान 0.3010 होता है, तो जब 2.30 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 0.6932/T1/2। तो इसमें अगर T1/2 निकालते हैं तो 0.6932/K आ जाएगा। ये हाफ लाइफ यहाँ से हम निकाल सकते हैं। सेकंड आर्डर को भी अगर ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, n बराबर 2 हो जाएगा। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/CT माइनस 1/C0, ये फाइनल और ये इनिशियल कंसंट्रेशन। अब हमें यहाँ हाफ लाइफ निकाल सकते हैं सेकंड आर्डर का, तो T बराबर T1/2 और CT बराबर C0/2। तो देखिए यहाँ पे CT के मान हमने C0/2 रखा, तो ये ऊपर चला गया 2/C0 माइनस 1/C0, C0 कॉमन लेंगे तो 2 - 1 आ जाएगा, मतलब 1/C0 आ जाएगा, मतलब T1/2 बराबर 1/K/C0 आ जाएगा। तो हाफ लाइफ ये सेकंड आर्डर का 1/K/C0 होता है, जो कि यहाँ कैलकुलेट किया गया है। ये सब मैथ है। अगर हमें nth आर्डर का आर्डर आवरिक्शन निकालना है तो उसके लिए हम फार्मूला हमारा KT बराबर होता है 1/n - 1, ये पूरे
उसमें बड़े ब्रैकेट में CT मतलब फाइनल कंसंट्रेशन N-1 -1/C0 N-1। ये किसी nth आर्डर के लिए, थर्ड आर्डर या किसी भी आर्डर के लिए निकाल सकते हैं यहाँ से। हाफ लाइफ भी nth आर्डर के लिए निकाल सकते हैं, T1/2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द C0 N-1। यहाँ N क्या है, आर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे कुछ मेथड हैं कि आर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला इंटीग्रेशन मेथड है, दूसरा हाफ लाइफ मेथड, तीसरा वन टॉप मेथड है, चौथा ग्राफिकल और पांचवा ओस्टवाल्ड आइसोलेशन। तो आपने पीछे देखा जिसने भी हम लोगों ने के निकाला तो वो इंटीग्रेशन मेथड जैसे हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। तो के 0 आर्डर के लिए ये निकाले थे, फर्स्ट आर्डर के लिए ये, और nth आर्डर के लिए ये फार्मूला था। दूसरा जो है हाफ लाइफ मेथड, तो अगर हाफ लाइफ दिया है, 2 कंसंट्रेशन दिया है, तो हम हाफ लाइफ मेथड को यूज करके आर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। उसके लिए फार्मूला होता है N बराबर 1 + log T1/2 1 - log T1/2 2 अपान log C2 - C1। तीसरा हो जाए ग्राफिकल मेथड में। इस ग्राफिकल मेथड में कहता है कि अगर हम log CT, जैसे ये log CT और T के बीच में ग्राफ खींचे, अगर स्ट्रेट लाइन मिलता है तो ये फर्स्ट आर्डर होगा। अगर log 1/log CT और T के बीच में खींचे, अगर स्ट्रेट लाइन मिलता है तो ये आपका सेकंड आर्डर हो जाएगा। और 1/CT का स्क्वायर और वर्सेस ये टाइम के बीच में ग्राफ खींचे तो अगर स्ट्रेट लाइन मिलता है तो थर्ड आर्डर रिएक्शन होगा। तो ये ग्राफिकल मेथड है। तीसरा जो होता है वो वन टॉप डिफरेंशियल मेथड है। इस मेथड से भी हम आर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें C1 इनिशियल कंसंट्रेशन है, C2 फाइनल कंसंट्रेशन है। तो N बराबर, इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो log base 10 - dC1/dt log base 10 - dC2/dt और पूरे का log C1 - log C2। तो ये इस मेथड को बोलते हैं वन टॉप डिफरेंशियल मेथड। और लास्ट मेथड होता है ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, किसी एक जैसे हम एक रिएक्शन लिए, मान लीजिए ये A और B जो है वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस केस में, पहले केस में हम देख रहे हैं कि अगर हम बी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दें और कंसंट्रेशन A को डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर 4 टाइम हो जाता है तो उस केस में जो आर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा वो 2 आएगा। दूसरा है कि अगर हम A कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर देते हैं और कंसंट्रेशन B को डबल करते हैं, तब रेट ऑफ रिएक्शन अगर डबल हो जाता है तो इसका मतलब जो आर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो फर्स्ट आर्डर होगा। तो A और B के रिस्पेक्ट में अगर टोटल आर्डर ऑफ रिएक्शन हम निकालें तो 2 + 1 = 3 हो जाएगा। तो इस मेथड को बोलते हैं ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। अब हम लोग अगला स्टेप जो है उसमें पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी क्या होता है। तो पहला पॉइंट कहता है कि ए केमिकल रिएक्शन चेंज टेक्स प्लेस ड्यू टू कोलिजन एमंग रिएक्टेंट मालिक्यूल। मतलब कोई रिएक्शन तभी होता है केमिकल रिएक्शन जब रिएक्टेंट के मालिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं। दूसरा है कि द नंबर ऑफ कोलिजन टेक्स प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मतलब ऐसा रिएक्शन जो कि पर सेकंड और पर यूनिट वॉल्यूम में होता है उसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड बोलते हैं। तीसरा कहता है कि एवरी कोलिजन डू नॉट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मतलब सभी कोलिजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल वही रिएक्शन इफेक्टिव होता है। और कोई भी रिएक्शन इफेक्टिव तब होता है जब वो हेड ऑन हेड कोलिजन करता है। तो हेड ऑन हेड कोलिजन क्या है आगे दिखाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हेड ऑन कोलिजन जो ये होता है, मतलब वहाँ पे एकदम आमने सामने टक्कर होने चाहिए। हेड ऑन कोलिजन ऐसे ये वाले जो हैं ये हेड ऑन कोलिजन नहीं होते हैं। तो देखिए अब ये हुआ, ये बना, फिर प्रोडक्ट बन गया। तो ये देखिए अगर इसमें जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी हमने पूरा पढ़ा उसमें अगर निकालें तो रेट बराबर होता है -dx/ या dC/dt हम यहाँ ले सकते हैं, बराबर होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी गुणे फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव मालिक्यूल। तो रेट बराबर होता है Z गुणे F, जहाँ Z क्या है कोलिजन फ्रीक्वेंसी और F क्या है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव मालिक्यूल। दूसरा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है।
तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाता है अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट 2 टेम्परेचर डिफर बाई 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसमें रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है जो कि टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है, और जनरली ये 25 से 35 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिफाइन किया गया, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कोलाइडिंग मालिक्यूल विच मस्ट प्रोसेस एज टू केमिकल रिएक्शन आकर इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, अगर ग्राफ खींचा जाए तो ये जो पॉइंट होता है इसी को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, और ये जो पॉइंट होता है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, उसी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो हमने आपको ग्राफ से बताया ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है और ये जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी है। अब यहाँ पे आर्हेनियस इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो आर्हेनियस सजेस्टेड एन इक्वेशन विच डिस्क्राइब के एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो रेट बराबर पीछे आपने देखा जेड गुणे एफ, तो यहाँ पर जेड को रिमूव किया गया ए से और एफ को रिमूव किया गया ई ए माइनस ई अपन आर टी। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। ए क्या है, आर्हेनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग 2 टेम्परेचर पर निकाले आर्हेनियस की इक्वेशन को, लॉग ले लें पहले, तो लॉग के बराबर होता है लॉग ए माइनस ई ए अपान 2.303 आर टी। तो अगर लॉग के और ए 1/t के बीच में ग्राफ खींचें तो हम लोग को ये मिलेगा लॉग के और 1/t के बीच में। तो ये इंटरसेप्ट होगा जो कि लॉग ए के बराबर होगा, और आपका जो माइनस ई ए अपान 2.303 आर होगा वो स्लोप होगा या यम होगा। अगर ही इस आर्हेनियस इक्वेशन पे हम इसको K1 मतलब T1 टेम्परेचर पे K1 और T2 टेम्परेचर पर K2 लें, तो 2 टेम्परेचर पर अगर हम आर्हेनियस इक्वेशन को कैलकुलेट करें तो लॉग के बराबर 1 हो जाएगा लॉग ए माइनस ई ए अपान 2.303 आर T1, और दूसरा हो जाएगा लॉग K2 बराबर लॉग ए माइनस ई ए अपान 2.303 आर T2। अब लॉग K2 अपान K1 को अगर हम भाग दे दें तो लॉग K2 बटा K1 पूरा हो जाएगा ई ए अपान 2.303 आर, यहाँ T2 माइनस T1 और नीचे जाएगा T2 इंटू T1। तो ये आर्हेनियस इक्वेशन अगर 2 टेम्परेचर है तो हम यहाँ फार्मूला निकाल सकते हैं। इस फार्मूले को आप फिर से देख सकते हो, लॉग K2 बटा K1 बराबर ये अपान 2.303 आर नीचे रहेगा और ऊपर जो रहेगा वो T2 माइनस T1 बटा T1 इंटू T2। तो ये 2 टेम्परेचर पर। अगला जो फैक्टर है वो है कैटालिस्ट का। तो एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या काम करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। तो उस केस में जो हमारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, देखिए ये विदाउट कैटालिस्ट है तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी ज़्यादा, उनको ये बैरियर जो है ये ज़्यादा है, उनको क्रॉस करना पड़ेगा, तो एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन जब हम पॉजिटिव कैटालिस्ट डालते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया तो ये आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो कैटालिस्ट क्या काम करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देते हैं। इसी रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव कैटालिस्ट के केस में बढ़ जाता है, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये विदाउट कैटालिस्ट है, ये विद कैटालिस्ट है। निगेटिव कैटालिस्ट क्या काम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देते हैं क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं। तो आप देखिए ये जो पॉइंट है ये एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दिया है। तो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहते हैं उनको अधिक एनर्जी अधिक एनर्जी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। इसलिए जो निगेटिव कैटालिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाने का काम करते हैं।
सरफेस एरिया देख लेते हैं। तो सरफेस एरिया के बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। प्रेशर भी अगर आप बढ़ाएंगे तो मालिक्यूल अधिक से अधिक कोलाइड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। और लास्ट टॉपिक इसका हम लोग इसमें देख लेते हैं कि माइकल मेंटन इक्वेशन क्या होता है। तो मान लीजिए कोई एंजाइम है, वो सबस्ट्रेट से रिएक्शन करता है, ES बना और ये K2 पर ये E प्लस P प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, एंजाइम प्लस P। तो मान लीजिए ये फॉरवर्ड K1 है और बैकवर्ड K-1 है। तो यहाँ पे हम लोग जो V0 वेलोसिटी निकाल सकते हैं, V मैक्स S सबस्ट्रेट बटा Km प्लस S, और Km क्या है, माइकल मेंटन कांस्टेंट है। Km बराबर होता है K-1 प्लस K2 अपान K1, और V मैक्स बराबर होता है K2 इंटू T। मतलब इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, K2 इंटू ES अपान Km प्लस S, और Km बराबर आपने देखा K-1 प्लस K2 अपान K1। तो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी और सबस्ट्रेट के बीच में ग्राफ खींचे तो ये देखिए, ये V मैक्स यहाँ मिलता है, और K2 बराबर होता है K कैटलिस्ट V मैक्स अपान E, वही जो पीछे इक्वेशन आपने देखा था, ये वाला। इसी को मतलब K2 को जो है वो K कैटलिस्ट कर दिया गया और V मैक्स को ET से ये इधर ले आया गया तो भाग दे दिया गया। तो इसी को बोलते हैं टर्न ओवर नंबर। टर्न ओवर नंबर यही है, K कैटलिस्ट बराबर V मैक्स मान ET, और K2 क्या है, कैटालिटिक कांस्टेंट। अब यहाँ पे अगर ये जो पीछे रिएक्शन मिला था, अगर हम वहाँ पे ये S बराबर Km कर देते हैं तो हमें जो वेलोसिटी है V0 बराबर V मैक्स अपान 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी S हो जाएगा तो ये 2S हो जाएगा, S कट जाएगा तो 1/2 V मैक्स हो जाएगा, और यहाँ पर Km का मान मैक्सिमम है, और यहाँ पर आप देख सकते हो V मैक्स बटा 2, जहाँ पर सबस्ट्रेट जो है वे Km के बराबर हो रहा है, और ये पॉइंट V मैक्स है। टर्नओवर नंबर की बात करें तो पीछे जो हमने इक्वेशन बताया उस आधार पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज का बहुत ज़्यादा होता है, 1,00,000 होता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का 1,000 होता है। एसिटिल कोलिनेस्टेरेज का 25,000 होता है। तो टर्नओवर नंबर भी हम निकाल सकते हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में केमिकल काइनेटिक का पार्ट 1 पढ़ा। कुछ और भी पार्ट हैं जो केमिकल काइनेटिक पार्ट 2 में पढ़ेंगे। शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।